जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। इसी के अंदर मतलब प्रस्तावना संबंधित जैसे कि संविधान संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, है ना। कहने का मतलब आपको देखकर लग रहा होगा कि इसके अंदर हम प्रस्तावना से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो देखें कि यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 17 है। भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 17 है। इसके अंदर जो ये प्रस्तावना है, जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के अंदर सबसे पहले अमेरिका ने शामिल किया था। यानी कि सबसे पहले संविधान जो कि इंग्लैंड ने बनाया था, लेकिन जो संविधान के अंदर प्रस्तावना शामिल करने वाला पहला देश अमेरिका था। अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना शामिल की थी। इसी के साथ जो प्रस्तावना होती है ना, संविधान की प्रस्तावना, ये संविधान का एक तरीके से हम कह सकते हैं परिचय होता है। प्रस्तावना संविधान का एक तरीके से परिचय होता है। प्रस्तावना के अंदर संविधान के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में मोटे तौर पर हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये प्रस्तावना होती है, ये प्रस्तावना संविधान का सार होती है, या कहें कि संविधान की जो कि ये प्रस्तावना परिचय या सार होती है। प्रस्तावना से हमको उस संविधान के अंदर क्या है, उस संविधान क्या चाहता है, उसके बारे में हमको जानकारी इस प्रस्तावना से देखने को मिल जाती है। प्रस्तावना के अंदर देखने को मिल जाता है। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, या कहें कि जो भारतीय प्रस्तावना है, ये भारतीय प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यानी कि हमारा संविधान कैसा हमको बनाना है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारे जो भारत का जो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारी भारत की प्रस्तावना तैयार की गई है। या कहें कि हमारे भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना है, ये भारत की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसी के साथ जो हमारे जो ये है प्रस्तावना, इस प्रस्तावना के अंदर जो कि 1976 के अंदर प्रस्तावना के अंदर 1976 के अंदर एक संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द या अखंडता ये जोड़े गए। अब आपको ये समझने से पहले, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा संप्रभु, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने, साथ ही नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक न्याय, उपासना, स्वतंत्रता ये देने के लिए हमने हमारी प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है। या कहें कि प्रत्येक किताब के जो कि आरंभिक पेज होता है जिसके अंदर भारतीय प्रस्तावना देखने को मिलती है। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले हमको आवश्यक है कि हम प्रत्येक शब्द का अर्थ समझे कि ये शब्द कहना आखिर क्या चाह रहा है। तभी तो आपके समझ में आया होगा। आपने इनको रटा होगा, हमने भी पहले रटा था, लेकिन रटने से क्या होता है, कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हमको इनको समझने से पहले आवश्यक है इनके शब्द है, इन शब्दों के बारे में देखें। तो सबसे पहले प्रस्तावना के मुख्य शब्द, जिसके अंदर सबसे पहले देखिए संप्रभुता। हमारे प्रस्तावना के अंदर एक संप्रभुता शब्द का उल्लेख है। अब ये संप्रभुता का मतलब क्या है? तो संप्रभुता का मतलब है कि अब हम अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, या कहें कि भारत के ऊपर किसी देश का अधिकार नहीं है, या कहें कि भारत पर किसी देश, भारत है ना, जो कि अब किसी देश पर निर्भर नहीं है। भारत जो कि खुद ही संप्रभु है, भारत के पास पूरी शक्तियां हैं, भारत किसी भी देश के पास निर्भर नहीं है। इसी के साथ जो कि भारत के ऊपर कोई दूसरी शक्ति कार्य नहीं कर रही है, या कहें कि भारत पर अब कोई दूसरी शक्ति कार्य नहीं करती है। इसी के साथ भारत अब खुद जो कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं, इसी के साथ जो भारत के जो बाह्य मामले हैं, इन दोनों प्रकार के मामलों पर भारत खुद निर्णय ले सकता है, खुद कार्रवाई कर सकता है। इसी के साथ भारत के पास इतनी शक्ति है कि भारत चाहे ना तो किसी दूसरे के क्षेत्र को भारत के अंदर मिला सकता है। इसी के साथ यदि भारत को लगे कि अपना क्षेत्र छोड़ देना चाहिए तो भारत उस क्षेत्र को भी छोड़ सकता है। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है संप्रभुता का कि भारत के ऊपर किसी विदेशी ताकत का प्रभाव नहीं है। अब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भारत के पास पूरी शक्ति है, भारत जो चाहिए वो कर सकता है ना। इसी के साथ फिर हमारे जो कि प्रस्तावना के अंदर एक शब्द देखने को मिलता है, वह समाजवादी। जो भारत है, ये भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। लेकिन जो मूल समाजवादी जो राष्ट्र है, इसके अंदर जो समाज का उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। अब जो ये समाजवादी
समाजवादी है, समाजवादी हमारे जो कि मूल संविधान के अंदर उनको देखने को नहीं मिलती है। मूल संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, यानी नीति निर्देशक तत्व यानी कि समाज के भला करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं चला सकती है जिनका लाभ जनता को, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है कि ये योजनाएं चलाए। यदि सरकार को लगे कि योजना चलानी चाहिए तो सरकार चला सकती है। तो ये भाई इस नीति निर्देशक तत्वों से समाज का भला हो रहा है, समाज का उद्धार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मूल संविधान के नीति निर्देशों के अंदर ही समाजवादी भावना देखी गई है ना। लेकिन हमारे जो कि संविधान के अंदर 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये समाजवादी जो कि भारतीय प्रस्तावना में शामिल की गई। अब जो भारतीय जो समाजवाद है, यानी कि समाजवाद भी दो प्रकार की होती है, एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब जो लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरी साम्यवादी समाजवाद, लोकतंत्र समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। जो ये लोकतंत्र समाजवाद है, इस लोकतंत्र समाजवाद में मिश्रित जो कि अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता है, यानी कि लोकतंत्र समाजवाद के अंदर पूंजीवाद यानी कि निजी पूंजीवाद भी होता है, इसी के साथ समाज पूंजीवाद, इसी के साथ यानी निजी क्षेत्र को भी सम्मान मिलता है, इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद में सरकार भी कार्य करती है, इसी के साथ जो निजी क्षेत्र होते हैं यानी जिसको हम कह सकते हैं बिजनेसमैन, वो भी इसके अंदर कार्य करते हैं। लेकिन जो साम्यवादी समाजवाद है, इस साम्यवादी समाज के अंदर उस देश पर पूर्ण रूप से जो वहां की सरकार है वो सरकारी अर्थव्यवस्था के अंदर भागीदारी निभाती है, या कहें कि पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था समाजवाद के अंदर सरकार के हाथों में रहती है। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इस लोकतांत्रिक समाजवाद में अर्थव्यवस्था निजी व्यक्तियों जैसे कि हम कह सकते हैं उद्योगपतियों है ना, इसी के साथ सरकार, इन दोनों के हाथ में होती है। तो भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि भारतीय समाजवाद के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का भी हस्तक्षेप है, इसी के साथ सरकार भी अर्थव्यवस्था के अंदर अपने जो कि योगदान निभाती है। अब जो ये है ना, लेकिन आरंभ में जो कि समाजवाद शामिल करने के बाद में, इसके बाद में 1919 के अंदर 1991 में भारत का जो कहें कि जो समाजवाद है, जो अर्थव्यवस्था थी, या कहें कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इस मिश्रित व्यवस्था की जगह भारत 1991 के अंदर थोड़ा निजीकरण किया गया, या कहें कि थोड़ा उदारीकरण किया गया, थोड़ा वैश्वीकरण किया गया। यानी कि अब 1991 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो निजीकरण है, यानी कि निजी जो व्यक्ति है जैसे कि उद्योगपतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा अधिक मौका मिला। कह सकते हैं कि 1991 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का थोड़ा उदारीकरण किया गया, या कहें कि पूंजीवाद की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाया गया। इसी के साथ हमारा जो संविधान है, या कहेंगे हमारा जो पंथ जो कि प्रस्तावना, इस प्रस्तावना के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख है, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख है। तो ये धर्मनिरपेक्ष होती क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि हमारा जो भारत है ना, ये भारत किसी भी धर्म का या कहेंगे समर्थन नहीं करता है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान नजरिए से देखेगा। भारत इस्लाम धर्म या कहेंगे मुस्लिम धर्म को भी उसी नजरिए से देखेगा, साथ ही जो हिंदू धर्म है उसको भी उसी नजरिए से देखेगा। यह कहें कि भारत के अंदर किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारत के अंदर सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाएगा, है ना। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इसी के साथ जो हमारा जो मूल संविधान है, इस मूल संविधान के अंदर जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था। जो कि मूल संविधान है ना, इस मूल संविधान के अंदर तो जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे, जिसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि इस धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर नागरिकों को जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी धर्म की संस्थाएं खोल सकता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। अब सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है, तो कहीं ना कहीं इस धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर इस धर्मनिरपेक्ष छिपा हुआ था। लेकिन बाद में सरकार ने जो कि 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन करके जो धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष भारत की प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया। इसी के साथ है ना, इसी के साथ देखें कि हमारे जो प्रस्तावना लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख है। लोकतांत्रिक यानी भारत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, इनके अंदर सर्वोच्च सत्ता यानी कि सबसे अधिक शक्ति, सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। जनता चाहे जिसे शासक बना सकती है, जनता चाहे जिसको शासक हटा सकती है। यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, इसके अंदर सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, जनता द्वारा चुना जाता है। यानी कि अब जो जनता है, जनता अपने शासकों को चुनेगी, शासक यानी कि शासकों को चुनेगी। शासक के अंदर क्या हो सकते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री, यानी जनता दो प्रकार से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को चुन सकती है, जिसके अंदर
एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंदर जनता सीधे वोट देती है या कहें कि मत देती है, मत देकर उसको, उस व्यक्ति को सीधा शासक बना देती है। यानी कि किसी व्यक्ति को वोट दिया, वोट देकर उसको देश का प्रमुख बना देती है, जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष 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 लोकतांत्रिक। इसी के साथ अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और होता है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक के अंदर जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब ये प्रतिनिधि जो कि आगे के जो शासक होते हैं, प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, और प्रतिनिधि जो कि अगले, जो कि वोट देकर, जनता है, जनता दी, कुछ प्रतिनिधियों को वोट दी। अब इन प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि को जो कि शासक बनाया जाएगा, इसको हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक के अंदर दो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है। इस अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक को दो भागों में बांटा गया है, एक तो संसदीय, इसी के साथ राष्ट्रीय अधीन। अब जो संसदीय जो व्यवस्था होती है, इस संसदीय व्यवस्था जो कि अप्रत्यक्ष संसदीय व्यवस्था जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होती है, यानी कि सीधी जनता वोट नहीं देती है, जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय अधीन होती है, इसके अंदर जनता सीधे मतदान देती है ना। इसके साथ देखें कि अब हमारा जो ये है, क्या कहें, ये हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर एक गणतंत्र शब्द का उल्लेख है। तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का जो कि गणतंत्र लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, जो गणतंत्र या गणतांत्रिक जो लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है, गणतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है, इस गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था यानी जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो राजशाही लोकतंत्र, इसी के साथ दूसरा गणतंत्र लोकतंत्र। राजशाही लोकतंत्र, दूसरा गणतंत्र लोकतंत्र। जो राजशाही लोकतंत्र होता है, इस राजशाही लोकतंत्र के अंदर राजा या रानी देश के प्रमुख होते हैं, राजा या रानी देश के प्रमुख होते हैं, और बाद में जो इस राजा और रानी के जो उत्तराधिकारी है, या कह सकते हैं राजा रानी की जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये आगे चलकर उस देश की शासक बनती है या कहें कि उत्तराधिकारी बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए ब्रिटेन, इस ब्रिटेन के अंदर जो महारानी का पद होता है, अब महारानी शासन करती है, महारानी जब मर जाती है या कहीं अट जाती है तो उसका पुत्र या उसके परिवार संबंधित जो कि शासक बनते हैं। लेकिन जो गणतांत्रिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस गणतांत्रिक लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर प्रत्येक तो जनता सीधे वोट देकर या जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और ये प्रतिनिधि शासन करते हैं। राजशाही में तो राजा द्वारा शासन किया जाता है जो कि वंशानुगत होता है। इसी के साथ जो गणतंत्र होता है, इस गणतंत्र के अंदर जनता वोट देती है प्रत्यक्ष, या जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जाकर जो कि कह सकते हैं कि शासन करते हैं। और ये प्रतिनिधि जो कुछ समय के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि भारत के अंदर 5 साल के लिए, 5 साल के बाद में हटा दिया जाता है, फिर से जनता वोट देती है, फिर उनका चुनाव किया जाता है। इसी के साथ भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर जो कि राष्ट्रपति, यानी भारत के अंदर जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, भारत के अंदर जो गणतंत्र है, गणतंत्र के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत के जो प्रतिनिधि है, भारत की जनता जो प्रतिनिधि है, जैसे कि कह सकते हैं कि संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, इसी के साथ जो विधानसभा, इनके सदस्य जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसी के साथ राष्ट्रपति 5 साल तक शासन करता है, 5 साल के बाद में राष्ट्रपति हटा दिया जाता है, बाद में दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता है। इसी के साथ भारतीय जो कहें कि भारतीय जो ये प्रस्तावना है, इसके अंदर न्याय भी है, न्याय का भी एक उल्लेख है। न्याय प्रस्तावना के अनुसार 3 प्रकार के न्याय होना आवश्यक है। एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि रंग, जाति, लिंग, यानी कि रंग, जाति, लिंग और स्थान, इन सभी के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रखा जाएगा। इसी आर्थिक में अर्थ से संबंधित किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीति यानी कि सभी को समान राजनीति का अंदर अधिकार दिया जाएगा, माना सभी को समान राजनीति का अधिकार दिया जाएगा। ऐसी जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो कि हमने 1917 में जो सोवियत संघ या कहें कि रूस है, रूस के अंदर रूसी क्रांति हुई थी, इस रूसी क्रांति के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संबंधित मुद्दे थे। इनको भारतीय प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक जो न्याय है, इनको 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान है, भारतीय जो प्रस्तावना है, भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो कि बोलने की स्वतंत्रता है या कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि भारत के लोगों को विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म, भारत का लोग किसी प्रकार का धर्म मान सकता है, किसी प्रकार का धर्म अपना सकता है, किसी प्रकार के धार्मिक प्रचार कर सकता है, इसी के साथ वो किसी प्रकार की उपासना कर सकता है। तो ऐसे सभी अधिकार जो कि भारत की जनता को दिए गए हैं, यानी कि स्वतंत्रता। अब जो ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता एक सीमित स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है कि आप अपनी स्वतंत्रता का खूब आनंद ले, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता का इतना भी आनंद ले कि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर हानि नहीं पहुंचे। यानी कि आपको अधिकार है, आपको भाषण देने का अधिकार है, या कहें कि आपको जो कि किसी प्रकार का अधिकार है, तो आप अपने स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसको आप इतनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं तो उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाध्य ना हो। कहने का मतलब है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपको जैसे कि आपको
सॉन्ग सुनने का अधिकार दिया गया है, सॉन्ग, लेकिन आप उसको इतनी आवाज में सुने कि दूसरे की जो स्वतंत्रता है कि वो शांत रहना चाहता है, उसको चाहिए कि शांत वातावरण, तो आपकी स्वतंत्रता इतनी है कि आप उसकी, उस व्यक्ति की निजी जो स्वतंत्रता है, शांत रहने की स्वतंत्रता है, उसका आप उसको हानि ना पहुंचा सके। इसी के साथ भारतीय जो प्रस्तावना है इसके अंदर समानता को लेकर, यानी कि भारत के अंदर सभी को समान नजरिए से देखा जाएगा, कानून के समक्ष समान देखा जाए, सभी को समान है। इसी के साथ समानता के अधिकार के अंदर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दूर करने के लिए जो कि छुआछूत का अंत किया गया है। इसी के साथ जो सभी को समान रखने के लिए जो उपाधियां दी जाती है, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है कुछ क्षेत्रों में छोड़कर, जैसे कि सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में छोड़कर। इसी के साथ भारतीय प्रस्तावना में बंधुता शब्द का उल्लेख है। बंधुता शब्द का मतलब है कि भाईचारे के साथ रहना, भाई सभी भारत के सभी लोग भाईचारे के साथ रहे। इसके लिए जो कि प्रस्ताव संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है कि भारत के सभी लोग की एक ही नागरिकता है, किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबन की एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय। अब हमने देखा, अब आपको ये समझ में आएगा जो चीज है कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की जो विषय वस्तु है, भारतीय संविधान की विषय वस्तु क्या है कि हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की विषय वस्तु है कि हम भारत के लोग संप्रभु यानी संपूर्ण संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और उपासना की स्वतंत्रता देते हुए जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को ये जो कि हस्ताक्षर करती है या अंगीकृत करती है। इसी के साथ प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के मूल तत्व है कि सभी लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व है कि भारत के सभी लोग संविधान को शक्ति देते हैं। इसी के साथ भारत की जो प्रकृति है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, यानी कि भारत पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं है। इसी के साथ भारत जो कि समाजवादी राष्ट्र है, लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है, न कि साम्यवादी राष्ट्र है। भारत जो कि समाजवादी राष्ट्र है, यानी कि समाज के उत्थान के लिए सरकार कार्य करेगी। इसी के साथ भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत किसी प्रकार का धर्म नहीं है, सभी को समान नजर देखेगी। इसी के साथ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत जो कि गणतांत्रिक देश है, ये हमारी जो कि भारत प्रस्तावना के अंदर भारत की प्रकृति है। इसी के साथ भारत के संविधान के उद्देश्य है कि सभी को न्याय देना, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देना, यानी सभी को समानता साथ ही बंधुता के साथ रखना। इसी के साथ देखें कि जो भारतीय जो प्रस्तावना है, इस भारतीय प्रस्तावना का महत्व क्या है कि जो भारतीय प्रस्तावना ये संविधान का आधार है, यानी कि संविधान के अंदर जो बातें हैं ये मुख्य रूप से इस प्रस्तावना के अंदर मोटे तौर पर बताई गई है। इसी के साथ जो कि सभी के जो संविधान सभा थी, इन संविधान सभा के जो विचार है या कि आदर्श है, इन आदर्शों का उल्लेख है जो कि हमको प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलता है कि वो किस प्रकार का भारत चाहते थे। इसी के साथ जो कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसी के साथ संविधान का आभूषण, प्रस्तावना को संविधान का आभूषण भी कहा गया है। अब इस प्रस्तावना पर एक विवाद है। विवाद क्या है कि माना कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रस्तावना है ना जो कि संविधान का भाग नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। पहले जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो ये प्रस्तावना संविधान से अलग नहीं है, बल्कि ये प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। इसी के साथ जो इस प्रस्तावना के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन संबंधित अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार जो ये इस प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है। और अभी तक जो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह संशोधन 1976 के अंदर हुआ। 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के जरिए इस प्रस्तावना का संशोधन हुआ, और इस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता से संबंधित मुद्दे शामिल किए गए। इसी के साथ हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।